सो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी अपने नेट जेआरएफ के जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दी होगी, एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो अब ये सोच रहे हैं कि क्या अगर मैं अभी से अपनी तैयारी करना शुरू करूं तो क्या जून में जो मेरा एग्जाम होने वाला है नेट जेआरएफ का वो मैं क्लियर कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। सो द आंसर इज यस। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरीके से जो अपनी स्ट्रैटेजी है या जो तैयारी है वो करनी है, कि अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो तो भी, या फिर आप कंप्लीट एज अ बिगनर अपनी तैयारी कर रहे हो, तो आप इस थोड़े से टाइम ड्यूरेशन में भी अपना जेआरएफ या नेट कैसे क्लियर कर सकते हो। क्योंकि अगर आप एक सही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो और सही रिसोर्सेज यूज कर रहे हो तो आपका ये एग्जाम क्लियर होने में कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। मैं आपको सारी यहाँ पे वही बातें बताने वाली हूँ जो कि पर्सनली मैंने यूज करी थी व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो मैं ए टू जेड अब एक एक करके आपको सारी बातें बताती हूँ कि मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे क्या क्या चीजें करी थी, क्या क्या गलती कर करके मैं सीखी थी, जिससे मेरा जो ये एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया था। एंड आई होप कि अगर आप ये सारी जो मेरी एडवाइस है अगर ये फॉलो करोगे कंसिस्टेंटली अच्छे से, तो आपका भी जेआरएफ या नेट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो देखो, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे कि आप कोई सा भी एग्जाम देने वाले हो। इस केस में अगर हम नेट जेआरएफ का एग्जाम देने वाले हैं तो हमारे पास सबसे पहले उसका एक सिलेबस होना चाहिए। अब सिलेबस आपको हमेशा एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से जाके लेना है, कहीं और से कभी भी सिलेबस डाउनलोड मत करना, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी। अब अगर आप एक नेट जेआरएफ एस्पिरेंट हो तो आपको पता ही होगा कि पेपर 1 2 सबके लिए कॉमन होता है फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, एंड पेपर 2 जो होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो दोनों के ही जो आपको सिलेबस हैं वो आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करने हैं। किसी भी थर्ड वेबसाइट से आपको जाके ये डाउनलोड नहीं करने। एक बार जब आपके पास सिलेबस आ जाएगा तो बस एक बार सिलेबस को हमें अच्छे से गो थ्रू करना है और देखना है कि एक्चुअली इस एग्जाम में हमें पढ़ के क्या जाना है। एक बार उससे आपको ब्रीफ हो जाना है। अब आपको आपका सिलेबस पता चल गया कि भाई मुझे इतना ही पढ़ के जाना है जो उस सिलेबस में लिखा है, उसके बाहर मुझे कुछ भी पढ़ के नहीं जाना। ठीक है, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। तो एक चीज आपकी बिल्कुल सॉर्टेड हो गई है। अब जब आपने अपना सिलेबस पूरा देख लिया है तो अब आप ये सोचोगे कि ये जो टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में लिखे हैं ये मुझे पढ़ने कहाँ से हैं। दैट मीन्स आपको अपने रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। अब आप कौन सी बुक्स यूज करोगे, आप कहाँ से पढ़ोगे, आप कोचिंग लोगे या फिर आप यूट्यूब की वीडियो से पढ़ लोगे। अगर यूट्यूब की वीडियो से ही पढ़ोगे तो कौन से चैनल से पढ़ोगे, बुक से पढ़ोगे तो कौन सी बुक से पढ़ोगे। तो इन सब के बारे में भी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है। एंड हाँ, अपने रिसोर्सेज को गैदर करते टाइम ये जरूर बात ध्यान में रखना कि आपको बहुत सारी रिसोर्सेज गैदर नहीं करने हैं कि मैं 10 यूट्यूब चैनल ढूंढ लूँ, 10 किताबें खरीद लूँ, प्रिंट आउट्स ले लूँ, नोट्स ले लूँ, पीडीएफ डाउनलोड कर लूँ। इतने सारे रिसोर्सेज हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ 2 या 1 बुक चाहिए थ्योरी के लिए, 1 या 2 बुक चाहिए हमें पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस के लिए। उसके अलावा आप 1 या 2 यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर सकते हो। जिनको भी आप करना चाहो आप उनको फॉलो कर सकते हो। मैंने जिनको फॉलो किया था या फिर जो बुक्स मैंने यूज करी थी उनके लिए भी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है। उन सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर लेना। बट अगेन इट्स कंप्लीटली अप टू यू कि आपको किसका पढ़ाया हुआ समझ आता है या फिर आपको कौन सी बुक की लैंग्वेज अच्छी लगती है, आप उससे इजीली फेमिलियर हो जाते हो। सो ये पूरा आपका कॉल है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं आपको गाइड नहीं करने वाली हूँ यहाँ पे। सो अब हम आ जाते हैं दोबारा अपने टॉपिक के ऊपर कि सबसे पहले आपने अपना सिलेबस ढूंढ लिया कि मुझे ये पढ़ के जाना है इस एग्जाम के लिए। उसके बाद आपने ये ढूंढ लिया कि मुझे ये सारी जो मैंने सिलेबस में देखा है ये मुझे पढ़ना कहाँ से है। तो आपने बुक्स भी ढूंढ ली, आपने बुक्स भी मंगवा ली, आपने कुछ प्रिंट्स भी ले लिए, नोट्स डाउनलोड कर लिए, आपने यूट्यूब चैनल भी ढूंढ लिए। अब इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, आपको पढ़ने के लिए बैठना पड़ेगा। तो देखो, ये एक इतना क्रूशियल और इतना इंपॉर्टेंट टास्क है कि अगर आप इसको नहीं करते हो ना तो आप भूल जाओ कि आपका एग्जाम क्लियर होने वाला है, पहली बात तो। एंड ऐसा नहीं कहती मैं कि आपको दिन के 9-9 या 10-10 घंटे बैठ के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट कि कोई ऐसा नहीं कर सकता कि 9 से 10 घंटे डेली बंदा बैठ के पढ़ ले। अगर जोश में आके एक दिन पढ़ भी लोगे ना तो उसके बाद 2-3 दिन बाद नहीं कंटिन्यू कर पाओगे ये चीज, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल ह्यूमनली। या फिर जो इतना पढ़ोगे ना 9-10 घंटे उतना तुम रिटेन नहीं कर पाओगे, एंड एंड में अगर वो चीज तुम रिकॉल ही नहीं कर पाओगे तो एग्जाम में कर कैसे पाओगे। सो तुम अगर रोज के 5 to 6 आवर्स भी डेडिकेटेडली इसकी पढ़ाई करते हो, जैसे मैंने भी इतनी ही करी थी, मैं रोज 5 या 6 घंटे, कभी कभार 4 या 3 घंटे भी हो जाते थे। मैं ये नहीं कहती कि मैं रोज पूरा दिन किताबें लेके बैठी रहती थी, बट हाँ
मेरा ऑन एन एवरेज 5 to 6 आवर्स मैं ट्राई किया करती थी। मेरा डेली का टारगेट होता था कि मैं इतना तो एटलीस्ट पढ़ लूँ एंड बहुत अच्छे तरीके से पढूं। सो इसमें मैं अपने गोल सेट कर दी थी कि मुझे आज ये पढ़ना है, इतना सिलेबस तो मेरा आज कवर हो ही जाना चाहिए, PYQs करने हैं, ये करना है, रिवीजन करनी है एंड बहुत सारी चीज़ें मैं इन 5 to 6 आवर्स में कवर कर लिया करती थी। सो ये मेरा पूरा एक स्टडी टाइम था कि मुझे इतना टाइम तो डेली देना ही देना है अपने एग्जाम के लिए। सो आई थिंक अगर आप भी इतना डेडिकेटेड टाइम जिसमें आप बहुत स्मार्टली इन्वॉल्व हो, एंगेज हो अपनी पढ़ाई के अंदर, इतना आपको देना ही पड़ेगा टाइम डेडिकेटेडली। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि इतना सब जो तुम पढ़ रहे हो किसके लिए पढ़ रहे हो? एग्जाम में जाके पेपर आंसर को सॉल्व करने के लिए ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आंसर देने के लिए। तो उसके लिए तुम्हें PYQs या फिर मॉक सैंपल पेपर की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना PYQ प्रैक्टिस के तुम ये एग्जाम निकाल ही नहीं पाओगे, राइट? सो PYQ प्रैक्टिस से तो तुम्हें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे रिपीट होते हैं, कौन से टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं या फिर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब तुम्हें देखने को मिलता है। एंड PYQ से तुम्हारे जो कंसेप्ट्स हैं वो भी और ज्यादा क्लियर होते जाते हैं एंड यू ऑल्सो गेट टू टेस्ट योरसेल्फ कि तुमने एक्चुअली कितना अच्छे से पढ़ा है या फिर तुम्हें कितना और अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, कौन से तुम्हारे वीक एरियाज है, कौन से तुम्हारी स्ट्रेंथ्स हैं। तो ये सब तुम्हें PYQs प्रैक्टिस से पता चलता है, सैंपल पेपर प्रैक्टिस से पता चलता है। प्लीज तुम जितने हो सके उतने PYQs या फिर सैंपल पेपर सॉल्व करना जितने तुम कर सकते हो डेली के। आइडियली व्हाट आई वुड सेड या फिर जो आइडियली व्हाट आई वुड सजेस्ट या फिर मैंने जितने प्रैक्टिस किए थे वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। सो मेरा एक टारगेट था कि मुझे डेली के एटलीस्ट 100 to 200 PYQs या फिर सैंपल पेपर्स सॉल्व करने ही करने हैं। एंड उनको सॉल्व करने का मतलब ये नहीं होता कि तुमने सिर्फ सॉल्व किया एंड आंसर टिक करके छोड़ दिया एंड बाद में क्रॉस चेक नहीं किया कि तुम्हारा आंसर सही था या गलत था या फिर उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं पढ़ी। सो अगर तुम ये गलती करते हो तो तुम्हारा PYQs करने का जो मोटिव था वो सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि तुमने उसका आंसर तो चेक ही नहीं किया। तो तुमने वहां से सीखा क्या? तुमने कुछ भी नहीं सीखा, राइट? तो जो तुम अपने PYQs करते हो ना, उनका प्लीज अच्छे से एनालिसिस भी करना कि कहाँ तुम गलती कर रहे हो। एंड मैं जब अपनी तैयारी कर रही थी फॉर नेट JRF एग्जामिनेशन तो मैंने ओसवाल की ही बुक्स यूज़ करी थी फॉर PYQs एंड सैम्पल पेपर प्रैक्टिस। तो यहाँ पे ये 3 बुक्स तुम्हें मिल जाती है। एक में तुम्हें मॉक टेस्ट पेपर मिलते हैं जहाँ पे तुम्हें डिटेल्ड आंसर्स मिलते हैं हर क्वेश्चन के। उसके अलावा तुम्हें दूसरी बुक के अंदर चैप्टर वाइज सेग्रीगेटेड टॉपिक्स मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज तुमने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा, राइट? अब टीचिंग एप्टीट्यूड में से जितने भी क्वेश्चन आ रखे होंगे ना वो तुम्हें एक जगह इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर तुम चैप्टर 2 पे जाते हो दैट इज रिसर्च, तो उसके भी तुम्हें क्वेश्चंस यहाँ पे अलग मिल जाते हैं। तो वो तुम सीधा तुमने एक टॉपिक पढ़ा एंड तुम उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एंड थर्ड बुक के अंदर तुम्हें PYQs मिल जाते हैं, यानी कि सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इसमें तुम्हें पूरे अपने आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन एंड पूरे चार्ट्स एंड फ्लो चार्ट्स वगैरह बहुत अच्छे तरीके से दे रखे हैं ताकि तुम्हारी जो रिवीजन है वो भी हो जाए एंड तुम्हें ज्यादा सोचना ना पड़े, तुम्हें वापस अपनी जो थ्योरी की मोटी बुक्स हैं वो खोल के देखनी ना पड़े। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दीज बुक्स कि अगर तुम PYQs प्रैक्टिस कर रहे हो सो ओसवाल की बुक्स आर द बेस्ट। मैंने खुद भी पर्सनली ओसवाल की बुक्स ही परचेज करी थी व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग एंड आई वुड सजेस्ट यू द सेम। सो इन बुक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड अगर आप मेरा कोड यूज करते हो दैट इज Shreya02 यू कैन गेट अप टू 50% ऑफ डिस्काउंट ऑन दीज बुक्स। सो हरी अप एंड गेट दीज बुक्स फास्ट। अब देखो टाइम तो तुम्हें अपना मैनेज करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक पेपर 1 होता है और एक होता है पेपर 2। पेपर 2 की हमें पहले से थोड़ी बहुत आइडिया होता है, हमारे में होता है कि पेपर 2 में हमें क्या पढ़ना है, हमारे क्या वीक एरियाज है, हमें पता होता है। बट पेपर 1 जो होता है ना वो हमारे लिए कंप्लीटली न्यू होता है और इस चक्कर में क्या होता है ना, कई बार हम पेपर 2 को साइडलाइन कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं कि ये तो हमें आता ही है, पेपर 1 पे ज्यादा ध्यान दे देते हैं। बट ऐसा हमें नहीं करना है, हमें दोनों पेपर को इक्वली टाइम देना है क्योंकि जो पेपर 1 है वो आपका 100 मार्क्स का होगा बट पेपर 2 जो है वो आपका 200 मार्क्स का होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर 1 अगर 100 नंबर का है तो इसमें कम स्कोर करेंगे तो भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको दोनों पेपर में इक्वली अपनी तैयारी करनी है, किसी एक को भी आपको निगलेक्ट नहीं करना है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ कि किस टाइम को क्या करना है। इससे क्या होगा कि जो लास्ट मिनट क्रैमिंग होती है फिर जो लास्ट मिनट आपको एंजाइटी होती है कि मेरा तो इतना सिलेबस बचा है, मैं कैसे प्रिपेयर करूं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, उस चीज से आप बच जाओगे। एंड जब आपका एग्जाम आने वाला होगा तो आपके पास प्रॉपर नोट्स होंगे, आपकी रिवीजन हो रखी होगी, आपके PYQs प्रैक्टिस हो रखे होंगे। सो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा आएगा। बट ये सब होगा कब? तब जब आप एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करोगे। तो इसलिए आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल मेंटेन करना जरूरी है एंड अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना भी जरूरी है।
सो यार एंड में बस ये याद रखो कि आपको बस कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है एंड बी ट्रू टू योरसेल्फ कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छे मन से कर रहे हो एंड इसका रिजल्ट फिर जो भी आए वो भगवान के ऊपर है, बट आप अपनी अच्छे से मेहनत करते रहो, अपना 100% देते रहो कि कल को आपको ये लगे कि मैंने अपना बिल्कुल 100% दिया है। आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि मैं और अच्छा कर सकता था या फिर मैं और अच्छा कर सकती थी, ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। यहाँ पे मैंने अपनी सारी एडवाइस दी है आपको जो मैंने पर्सनली फॉलो करी थी व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा एंड ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।